प्रथम वर्ग और प्रथम द्रव्य, है ना। अपन निघंटु फर्स्ट में शुरू में पढ़ के आए हुए थे, डिटेल में बहुत सारे निघंटुओं के बारे में पढ़ने देखा था। आज अपन देख रहे हैं कुछ और चीजें। इनका फर्स्ट वर्ग कौन सा होगा? जैसे धन्वंतरी निघंटु का आप देखिए तो 7 वर्गों में विभाजित है धन्वंतरी निघंटु, है ना। और इसके प्रथम वर्ग का नाम क्या है? गुरुच्यादि वर्ग। कीप रिमेंबर, फर्स्ट वर्ग जो है इसको क्या बोलते हैं? गुरुच्यादि वर्ग बोलते हैं। तो गुरुच्यादि वर्ग वाले 2 निघंटु आपको दिख रहे होंगे। एक यह भी है, राज निघंटु में भी प्रथम वर्ग गुरुच्यादि है। ठीक है, वर्गों की संख्या अलग अलग है, 7 है, इसमें वर्ग 23 बताए गए हैं, बट फर्स्ट जो है दोनों का है। ठीक है, धनराज गुंडा, तो धनराज का गुड़ कुछ भी करके याद करते है ना, धनराज का गुड़ या धनराज गुंडा जो भी करके याद कर दो, तो गुरुच्यादि दोनों में आ जाएगा। फिर इसके बाद चलते हैं निघंटु शेष। निघंटु शेष में कितने कांड हैं? 6, पर पीछे पढ़ भी आए हैं ये सब, है ना, निघंटु शेष वगैरह। निघंटु शेष में अभिधान चिंतामणि जिसको बोलते हैं हेमचंद का, बगुला सा तृणधान्य वाला। तो इसमें देख लीजिए, ये है बगुला सा तृणधान्य, इससे 6 कांड होते हैं। ठीक है ना। फिर इसके बाद कई देव निघंटु, इसमें 9 वर्ग होते हैं। और प्रथम वर्ग जो है औषधि वर्ग, विहार वर्ग, पर्याय के लिए इसका जो वर्ग होता है उसको नानार्थ वर्ग बोलते हैं। ठीक है ना। तो औषधि वर्ग फर्स्ट वर्ग है, औषधि वर्ग और ना विहार वर्ग। तो इसको ध्यान में रखिएगा, नोकिया करके अपन याद कर सकते हैं। वर्गों की संख्या याद करना है ना, नोकिया, नौकिया, नौकिया मतलब किया से कह दे, अपन नौकिया कर सकते हैं। चलो, इसके बाद भाव प्रकाश बहुत फेमस है, 23 वर्ग है। और फर्स्ट वर्ग का नाम हरितक्यादि वर्ग है, हरित के प्रथम द्रव्य है। इसी को हरितक्यादि भी निघंटु करते हैं, इसलिए भी सही है हरिप्रकाश। ठीक है ना। द्रव्य गुण शत श्लोकी देख लीजिए, इसमें 15 वर्ग होते हैं। और इसमें प्रथम वर्ग जो होता है जल वर्ग होता है, प्रथम द्रव्य जल। ठीक है ना, प्रथम द्रव्य से द्रव्य गुण शत श्लोकी, जल का मतलब जल वर्ग हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद है तुम्हारा राज निघंटु, अपन ने देख लिया 23 वर्ग है। और मदनपाल निघंटु के हैं तुम्हारे 13 वर्ग। और इसमें पहला वर्ग क्या है तुम्हारा? अभयादि। अब हरितक्यादि अभय मतलब हरित होता है वैसे, तो ये अभयादि वर्ग हो जाएगा, मदनाभय। फॉलो करा हुआ है, ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हो, क्योंकि भाव प्रकाश में हरितक्यादि प्रथम वर्ग है, तो मदन पाल को फॉलो किया, इसलिए अभयादि प्रथम वर्ग हो जाएगा। इसे भी अगर दिमाग में रहे, बट ये दिमाग में रखना चाहिए कि फॉलो किसको किया। ठीक है ना, हाँ यही दिमाग में। ठीक है, तो वैसे वर्ग की संख्या याद कर लो ना, डी के एम डी, है ना। डी से हो जाएगा तुम्हारा धन्वंतरी, कुछ और भूल रहा है क्या? अच्छा, 6 कांड है वर्गमाला अपन देख रहे हैं ना। तो 7 वर्ग हो गए धन्वंतरी, कह देव के 9 वर्ग हो गए, मदन पाल के आप लोगों ने देखा 13, 1375, 13 है ना। और धन्वंतरी निघंटु के द्रव्य गुण श्लोकी एक्चुअल में है, इसके 15 वर्ग हो जाएगा। और 12 साली सोढ़ल, साली ग्राम और सोढ़ल निघंटु। तो भाव प्रकाश और राज निघंटु के कितने हो जाएंगे तुम्हारे? 23 वर्ग हैं। शालिग्राम के कितने हैं भैया? पीछे अगर आप देखोगे शालिग्राम 25 और सोढ़ल के 27। मतलब ये वर्ग याद करने के लिए है। डी के एम डी, धन्वंतरी, कैदेव, मदनपाल, द्रव्य गुण श्लोकी, 7, 9, 13, 15। 12 से भाव प्रकाश और राज निघंटु 23, शाली का मतलब शालिग्राम के 25 और सोढ़ल के मतलब 27 हो जाए। 7, 9, 13, 15, 23, 25, 27। ठीक है, तो ये दिमाग में थोड़ा सा रख सकते हैं।
ठीक है ना। इसके बाद है गुण प्रकरण में, है ना। तो गुण के बारे में तो ज्यादातर लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। मौलेश्वरी किस वृक्ष को कहते हैं? मौलश्री कहते हैं, किसको कहते हैं? तो तुम लोग सोच रहे हो, जल्दी जल्दी। हाँ ठीक है, और लोग आंसर करो। मौलश्री, मौलश्री किसे कहते हैं? बकुल को कहते हैं यार, इतने देर से सोच रहा हूँ। पढ़ाई कर लो, इस बार एग्जाम में आएगा, है ना। चलिए, इसका बोटेनिकल नेम बताओ कीर्ति। मौलश्री का किसी को नहीं आता? अरे हद होगी यार। ऑनलाइन वाले जिसको याद हो तो जल्दी से कमेंट मारो। बोटेनिकल नेम ऑफ बकुल, दंत दाढ़ कर औषध। नीमोसॉप्स एलंगाई या एलंगी। अरे यार, चलो पढ़ो, टेस्ट एग्जाम बहुत पास में है ना। काम चलेगा नहीं ऐसे, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। चलो आगे बढ़ चलते हैं गुण प्रकरण में। गुण प्रकरण में लोग रिवीजन कम कर रहे हैं, इसीलिए तो अच्छे से पढ़ने में नंबर कम आ रहे हैं, दिख ही रहा टेस्ट में, है कि नहीं। और पेपर बहुत टफ टाइप का नहीं आ रहा, जिस दिन टफ टाइप का आ जाएगा तो उसमें माइनस में भी लोग नंबर आएंगे, बस ध्यान में रख ले, है ना। पेपर जैसे एग्जाम में आता है उसी स्टैंडर्ड का है, बल्कि थोड़ा हल्का ही है, वो ज्यादा नहीं है, समझ रहे हो ना। तो ये हमने ये तो देखा कि 50% भी 50 मतलब लाना बड़ा कठिन काम हो गया है, कि चलो 200 मतलब 250 450 ग्राम 225 के ऊपर चाहे लोग बात। और वो तो मान चलो ओवरऑल अपन देख रहे हैं, जीएस और दोनों का करेंगे तो फिर मासे अल्लाह हो जाएगा फिर। अब निकलेगा, अब अगला अपना प्लान यही है कि सबका डेटा निकाला जाएगा, कौन जीएस में क्वालिफाई हो रहे हैं, कौन इसमें हो रहे हैं, इकट्ठा करके करेंगे, ठीक है। चलिए, तो गुण प्रकरण आ गया। गुण में बोला तुम लोग भर रहे हो कि नहीं भर रहे हो एग्जाम के टाइम पे? नहीं ना, ब्लंडर इसीलिए तो भैया 40 50 50 मिनट का पेपर भाग जाते। करो, ये तुम्हारे प्रोसेस का हिस्सा है, एक दो गोला इधर उधर हुए ना तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी, है कि नहीं। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। गुण प्रकरण में देख लीजिए, संवाहित निश्चेष्ट कारणम गुणम, ये तो यार जानते हो, चरक फर्स्ट सूत्र फर्स्ट में आता है, ठीक है। तो गुण क्या होते हैं? द्रव्य में समवायी रूप से पाए जाते हैं, है ना। और निश्चेष्ट होता है, याद रखिएगा, चेष्टा रहित होता है, गुण स्वयं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, समवायी है। और कारिकावली में क्या बोला गया? तो द्रव्याश्रिता गया निर्गुण निष्क्रिय गुण, याद रखना, निर्गुण है और निष्क्रिय है, ये किसने बोला? कारिकावली ने बोला। फिर भैया आ जाते हैं अपने रस वैशेषिक नागार्जुन, उन्होंने अपने अपने ज्ञान के चक्षु को बीच बीच में उन्होंने बोला विश्व लक्षण गुण। वैसे इसका सही वर्जन क्या होता है? विश्लेष लक्षण गुण। गुण वो चीज होती है जो द्रव्यों को डिफाइन करता है, कि उसकी विशेषता बताता है, कि तुम में एक खास बात है, तुम में एक खास बात है, इस टाइप का, ठीक है ना। तो विश्लेष लक्षण गुण या विश्व लक्षण गुण, दोनों चीजें दिमाग में रखना, ठीक है ना। विश्लेष कैसा लिखोगे? ऐसा लिखोगे। इसके बाद है गुण का वर्गीकरण, सार्था गुरुवादियों बुद्धि प्रयत्नांता पराजय, चरक सूत्र फर्स्ट में ही बोला गया, है ना। उन्होंने बोला सार्था गुरुवादी गुण, प्रयत्नांता पराजय, ठीक है, और अध्यात्म है ना।
ये गुण तुम्हारे बताए। सार्था गुरुवादिया बुद्धि वगैरह जो आता है तो ये अध्यात्म गुण में आ जाता है। तो सार्था का मतलब होता है अर्थ, मतलब इंद्री, इंदिरा नहीं है ना, इंद्री, या इसी को वैशेषिक गुण कहते हैं, ध्यान रखना। तो कभी कभी आपसे वैशेषिक गुण पूछ लेगा, कभी इंद्रिय पूछ लेगा, कभी सार्था पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। अब गुरुवादी को क्या बोलते हैं, शारीर गुण भी बोलते हैं, द्रव्य गुण वेरी इंपॉर्टेंट है ना, गुरुवादी गुण को द्रव्य गुण भी बोला गया है या चिकित्सा गुण भी बोला गया है। ठीक है ना। पीएससी 2015 में इसकी संख्या कितनी होती है, 20। इंद्रिय गुण की या विशेष गुण की संख्या 5। तो पीएससी 2015 का ये है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है ना। तो संख्या इसकी 20 है। अध्यात्म या आत्मगुण, आत्मगुण चक्रपाणी ने बोला हुआ है, अध्यात्म गुण को चक्रपाणी ने बोला हुआ है। इसकी संख्या 6 ही होते, अपन पढ़ेंगे। सुख दुख इच्छा द्वेष बुद्धि प्रयत्न, ये सब आएगा। और पराधि या चिकित्सा सिद्धि के गुण याद रखिएगा। चिकित्सा गुण क्या है तुम्हारा, गुरुवादी है, और चिकित्सा सिद्धि के लिए आवश्यक गुण कौन सा है, पराधि। ठीक है ना। तो ये 10 इसकी संख्या होती है। और ये 20 है। टोटल कितने हो गए, जब आप ऐड करते हो तो 41 हो गए। ठीक है ना। चक्रपाणी ने गुण को 3 वर्गों में विभाजित किया है। ठीक है, उन्होंने बोला मजा नहीं आ रहा, बस 3 में कैटेगराइज कर देते हैं। तो एक आत्म गुण या अध्यात्म गुण, ध्यान रखिएगा, आत्मगुण, आत्मगुण को ही अध्यात्म गुण कहते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या है, सुख दुख इच्छा द्वेष बुद्धि और प्रयत्न, 6 चीजें आ जाती हैं। वैशेषिक गुण में देख लीजिए क्या है, वही इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, 5। अब इन 11 के अलावा जो 30 गुण होते हैं, याद रखिएगा, इसे सामान्य गुण कहते हैं। पूछा जाए सामान्य गुणों की संख्या कितनी, 30। और सामान्य गुण को बांटा गया गुरुवादी 10 में और परादी, सॉरी 20 में और परादी 10 में। अब गुरुवादी जानते हो, अपोजिट अगर आप 10 आपको याद कर लो, उसके अपोजिट जो 10 होंगे वो तुम्हारे गुरुवादी गुण में हो जाएंगे ना। जैसे गुरु का उन्होंने बोला लघु, शीत का उष्ण, सरल सरल चीजें, स्निग्ध का रुक्ष, मंद का थोड़ा ध्यान रखिएगा तीक्ष्ण, है ना, इसको जरूर दिमाग में रखिएगा। स्थिर का अपोजिट क्या हो जाएगा, सर है। ठीक है, शोधन, जैसे मंद और तीक्ष्ण, स्थिर सर। मृदु और कठिन, इसमें बहुत गड़बड़ी होती है। मृदु वाले में लोग तीक्ष्ण मार के चले जाते हैं, है ना। तो हो जाता है कभी कभी जब गड़बड़ होना होता है। मृदु सॉफ्ट का मतलब हार्ड हो जाएगा। विशद थोड़ा इंपॉर्टेंट है, विशद का पिछल, है ना। लक्षण का क्या होता है, खर है, सर नहीं है, ख है, खर कर। स्थूल का सूक्ष्म, सांद्र गाढ़ा का द्रव लिक्विड, है ना। तो ये तुम्हारे हैं। अब इसमें सिली मिस्टेक होती है, इस चीज को जरूर दिमाग में रखिएगा। पराधि गुण कितने हैं, परापरत्व इनकी संख्या होती है 10, सभी लोग जानते हो। पर अपर युक्ति संख्या संयोग विभाग तत्व परिणाम संस्कार और अभ्यास, इनको अपन देखेंगे डिटेल में फिर, है ना। चक्रपाणी ने आध्यात्मिक गुणों को क्या नाम दिया है, देख लीजिएगा, आत्मगुण कहा है। तो आत्मगुण जो है नाम किसने बोला, चक्रपाणी। गंगाधर ने गुरुवादी को क्या बोला, शारीर गुण बोला, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। तो ये है। फिर है चिकित्सा में सिद्धि के लिए आवश्यक गुण क्या है, पराधि गुण। ठीक है, चिकित्सा सिद्धि के लिए आवश्यक गुण है पराधि गुण, और से चिकित्सा गुण क्या है, गुरुवादी गुण। ठीक है ना। सुश्रुत ने व्यवाय विकासी सुगंध दुर्गंध और आशुकार, यानी 5 ये जो गुण बताए हुए हैं, इनका भी उन्होंने वर्णन किया है, व्यवायी विकासी सुगंध दुर्गंध और आशुकार। ठीक है ना, ये 5 गुण एक्स्ट्रा उन्होंने बताए। भाव प्रकाश ने शुष्क गुण द्रव के विपरीत बताया है। ठीक है, इधर अपन सांद्र पढ़ते हैं द्रव के अपोजिट, देख रहे हो ना, ये सांद्र है। इन्होंने क्या बताया भैया, शुष्क गुण बताया। ठीक है ना, शुष्क सूखा उन्होंने बताया, द्रव बता दिया, है ना।
फिर इसके बाद है वैशेषिक दर्शन ने द्रव के दो भेद बताए हैं। एक होता है सांसिधिक, जैसे जल। सांसिधिक का मतलब होता है जो प्राकृतिक स्थिति में पाया जाता है, नेचुरली एग्जिस्ट, है ना, जो प्राकृतिक है। और नैमित्तिक होता है घृत। घृत अपन जैसे मक्खन है उसको, है ना, दही मथ के अपन फिर मक्खन बनाते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा नैमित्तिक, ठीक है ना। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट में परादिगुण, परापरत्व। परादिगुण में देखिए, परत्व का मतलब होता है प्रधानता और अपरत्व का मतलब है अप्रधानता, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि औषधि में पर पढ़ते हैं तो औषधियों की श्रेष्ठ जगह हिमालय अपन पढ़ते हैं, है ना। और हिमालय के अलावा जो जगह होगी वो अपरत्व होगी उस दृश्य देखा जाए, ठीक है ना। रहने के लिए से मरुभूमि श्रेष्ठ जगह बोली जाती है, और अपरत्व हो जाएगा अनूप टाइप का देश हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे समझिए परापरत्व। और युक्ति का मतलब होता है औषधि की सम्यक योजना, ठीक है ना। कि आपने मान लो कोई डिसीज को डायग्नोज किया, पेशेंट को देखा कि भैया बच्चा है, युवा है, वृद्ध है, तो है ना, कैसे उसको औषधि अपन देंगे। अपने आयुर्वेद में औषधि देने के नियम है कि कब से कब तक कितना देना चाहिए, और हर एक चीज का काढ़ा कितना दोगे, चूर्ण कितना दोगे, है ना, हर एक चीज का अलग अलग नियम। तो उसके आधार पे आप प्लानिंग करके जो प्लान करते हो, मतलब वो क्या कहलाएगा, युक्ति कहलाएगा। संख्या है गणना व्यवहार, मतलब कैलकुलेशन के लिए जो चीज अपन यूज करते हैं। संयोग मतलब दो या दो से अधिक द्रव्यों का परस्पर सम्मिलन। विभाग मतलब होता है संयोग का नाश, अपोजिट। संयोग का अपोजिट विभाग। अब पृथकत्व तो क्या होता है, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से भिन्न करने वाला गुण, ठीक है ना, जो स्पेशल फीचर होता है, ठीक है। जैसे गाय भैंस नहीं, फर्क है दोनों। परिणाम क्या होता है, माप तौल का जो कारणभूत गुण होता है उसे परिणाम कहते हैं। और संस्कार का क्या मतलब है, जिस गुण के द्वारा द्रव्यों के स्वाभाविक गुण में परिवर्तन किया जाता है। जाहिर संस्कार ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ ही लिया है इसको, ठीक है ना। और अभ्यास का याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि शीलन और सतत क्रिया किसके पर्याय है। तो ये अभ्यास के ही पर्याय होते हैं, किसी पदार्थ का निरंतर सेवन करना अभ्यास, ठीक है ना। तो ये अभ्यास, 10 चीजें आपकी चिकित्सा के लिए जरूरी है। हेमाद्री के अनुसार गुरुवादी गुण और उनके कर्म आ गए, देखो, है ना। अब हेमाद्री ने अपनी टीका में सब चीजें बताई हुई है। तो सबसे पहले गुरु गुण आता है तुम्हारा, है ना, ये गुरु है, गुरु है। गुण बस लिखा है, गुरु भी लिख लेना। यस्य द्रव्यस्थम ब्रंगणे कर्मणे शक्ति सा गुरु। गुरु का संबंध किससे है, ब्रंघण कर्म से, याद रखिएगा। और लघु का संबंध लंघने लघु, लंघन से है, इजी है ये। शीत समझ लीजिएगा, स्तंभने हिमः, हिम का मतलब शीत, स्तंभन कराने वाला जो कर्म होता है वो शीत का होता है। उष्ण का क्या है, स्वेदने, उष्ण। स्निग्ध का है क्लेदन, गीला करने की जो टेंडेंसी होती है उसे स्निग्ध है, ठीक है ना। अब इसको ध्यान रखिए, क्लेदन, स्निग्ध का मतलब क्लेदन से संबंधित। रुक्ष क्या है, शोषण, ठीक है, स्वरूप। मंद क्या है, समन, याद रखिए, ठीक है। जो समन के लिए जो गुण होता है वो मंद होता है। और शोधन जस्ट अपोजिट, शोधन तीक्ष्ण है, मतलब समन करना है तो मंद, उसका अपोजिट क्या, शोधन, यानी कि मतलब तीक्ष्ण, तीक्ष्ण जो हो जाएगा शोधन, ठीक है। सोती। स्थिर जो होता है, धारण शक्ति जो होती है, पावर ऑफ रिटेंशन, है ना। धारण शक्ति का संबंध जो होता है स्थिर से है तुम्हारा, स्थिर धारणा। मृदु जो होता है स्लथने, सर आ गया एक्चुअली, मृदु इधर आएगा। सर का संबंध क्या है, प्रेरण से है। सर क्या हमेशा प्रेरित करते हैं, प्रेरक से। मृदु का संबंध क्या है, स्लथने, है ना। तो इसको कैसे याद करोगे, मृदु मथने, मथने, स्लथने, मथने,
है ना। कठिन जो होता है दृढ़ीकरण, सॉलिडिफिकेशन कर देंगे, है ना। और विशद है, याद रखिए, विक्षा छालन शक्ति, पूरा अपने को नहीं पकड़ना, यही पकड़ना है ना। विक्षा, पिच्छिल क्या है, लेपन शक्ति से, यस लेपने शक्ति से पिच्छिल, किले किले। खर जो होता है लेखने शक्ति, खदे पिले खदे, लेखने में खा ही आता है ना, लेखने। अब सूक्ष्म क्या है, विवरण, क्लोज करना मतलब है ना, और संवरण ओपन करना, और संवरण का मतलब होता है क्लोज करना, है ना। तो सूक्ष्म और स्थूल का है संवरण, ये थोड़ा कंफ्यूजन होगा ना, संवरण विवरण। सांद्र जो होगा प्रसाद, सांद्र प्रसाद, है ना, प्रसादन करने की शक्ति जो होता है। और द्रव जो होता है विलोडन, है ना, घोलने वाली जो शक्ति होती है ना, द्रव्य। सांवरे स्थूल हो गए, और खले से जो है खर का लेखन हो जाएगा। पिच्छिल का लेपन है, पिल्ले करके याद कर लो। सर तो प्रेरक है, तो प्रेरक सर हो जाएगी, ठीक है ना। चलो, तो इसको मतलब अभ्यास करिएगा, है ना। रोपण के लिए कौन सा लक्षण है ना, याद रखिएगा। इसके बाद है रस प्रकरण है, रसना अर्थो रस, रसना का मतलब जिह्वा, ना, अर्थ का मतलब विषय, तो जिह्वा का जो विषय है उसे रस कहते हैं। चरक सूत्र 1 में ही आया हुआ है। शिवदास सेन ने उसमें अपना ज्ञान और लगाया कि रसन रसनेन्द्रिय ग्राह्यो यो अर्थ सारस, मतलब जीवा के द्वारा जो विषय ग्रहण किया जाता है उसे रस कहते हैं। तो कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं बताया इन्होंने, ना, बट टर्म तो भाई मतलब उन्होंने दिया था, अप्रोच तो किया है, कुछ न कुछ बताने की कोशिश की है। रस द्रव्य के शुष्क अवस्था में प्रकट होते, याद रखना, स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, शुष्क अवस्था, ड्राई फॉर्म। आत्रेय भद्र का भी अध्याय जानते हो आप लोगों ने, सूत्र 26 में आता है, जहां पर ये संभाषा ही होती है कि भाई साहब रस कितने होते हैं, ठीक है ना। 25 में भी संभाषा होती है, 26 में भी संभाषा होती है। तो दोनों की संभाषा में क्या क्या विषय वस्तु रहती है, बताओ जल्दी जल्दी से। पुरुष और रोग, व्याधि और पुरुष की उत्पत्ति के संबंध में आता है, और इस बारे में रस के बारे में चिंतन किया जाता है कि भाई रस कितने होते हैं। तो उसमें तो भाई लच्छे लताड़ लगाते हैं, तुम लोगों ने पढ़ा होगा ये कि भैया ये एक दूसरे का खंडन मंडन कर रहे थे, तो उन्होंने बोला ना विधुते तमस्कंदे के ज्ञानम प्रवर्तित, कि मतलब अगर तुमने दिमाग में कचरा पहले से डाल रखे हो, सामने वाला जो बोलेगा मैं उसकी आलोचना करूंगा ना, तुमको ज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं। तो कभी भी आप संभाषा में जाओ, पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के जाओ, ये सोचो कि जो अच्छी चीज होगी हम एक्सेप्ट करेंगे और अपनी कमियों को हम दूर करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो ये है 26वां अध्याय। अब इसको याद करना सिंपल है। भद्र काव्य ने बोला भैया एक है रस होता है, जल, ठीक है ना। और शाकुंतल ब्राह्मण आता है तो उसने बोला भाई दो होते हैं, बोले एक छेदनी होता है, एक नहीं होता है। पूर्णाक्ष मौदगल्य बोलते हैं कि एक और ऐड कर दो भैया, मेरे तरफ से लेते चलो, साधारण ऐड कर दिया उन्होंने, ठीक है ना। तो जल से शुरुआत हुआ, छेदनी उपसंधि, 3 में छेदनी उपसंधि से साधारण ऐड कर दो, यहाँ तक तो ठीक चला। अब इसके बाद चौथा हिरण्याक्ष कौशिक आ गए भैया, उनने बोला मजा नहीं आ रहा, स्वादु हितकर, स्वादु अहितकर, अस्वादु हितकर, अस्वादु अहितकर, देख रहे हो, ऐसा आ गया। तो बोले 4 तरीके के रस होते हैं। फिर कुमार सिरा भारद्वाज आते, वो भारद्वाज नहीं है जो वहां गए थे फर्स्ट चैप्टर वाले के, तो सोचो वही भारद्वाज है ना। वो मतलब बड़े सर्वश्रेष्ठ थे, तब गए थे, है ना। उनको क्या बोला गया कि वो है उग्र तपा, इतनी कठोर तपस्या करते थे कि भैया मतलब गजबई के थे। ये दूसरे भारद्वाज है, मतलब ना, कुमार शिरा भारद्वाज नाम ही आ गया कि उन्होंने बताया था कि सिर पहले उत्पन्न होता है जब वो गर्भावक्रांति वाला जो संभाषा आता है,
क्षर, हाँ कि सिर पहले उत्पन्न होता है गर्भ का, इसलिए कुमार से रखा। तो चलिए इसमें तो 5 उन्होंने बताया। अब उन्होंने महाभूत के हिसाब से बता दिया, 5 महाभूत होते हैं, तो 5 ये भी हैं, भौम में जल, है ना, जल, आग्नेय, वायव्य, आकाशीय, ये सब चीज। फिर इसके बाद नंबर आता है राजर्षि वायुर्वेद। वायुर्वेद ने बोला भाई 6 होते हैं, ये गुणों के आधार पे बता देते हैं, ठीक है ना। तो गुरु का लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, मतलब ये 3 गुण ले लिए, उसका अपोजिट कर दिया, ठीक है। एस यू, क्या बोलेंगे, एस यू एस, जी जी यू एस कर दो। गुरु का लघु, उष्ण का शीत, स्निग्ध का रुक्ष, ऐसा भी चल रहा है। जी यू आर कर सकते हो ना, गुर कर सकते, सही कह रहे हो। जी यू आर करोगे तो थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है ना। तो इन तीनों का अपोजिट हो जाएगा। चलो फिर तो वैदेही निमि आए। निमि ने बोला देखो भैया 7 रस होते हैं, तो 6 तो अपन जो जानते हैं, मधुरम, ललबण, कटु, तिक्त, कसाय। उन्होंने क्षार को भी बता दिया कि ये भी रस है, ठीक है ना। चलो ठीक है, फिर वट इज दामार्गो ने बताया 8 होते हैं भाई, एक और ऐड कर लो मेरे तरफ से। उन्होंने बोला कि अव्यक्त है, ठीक है ना। अच्छा, अव्यक्त अव्यक्त बोल देते उनको लगता है वाह क्या बात बोल रही है, अव्यक्त मतलब भाई नहीं, जो चीज फील नहीं करो, सबका अलग अलग परसेप्शन होता है। कांकायन ने बोले बहुत पंचायत हो गई, असंख्य, ठीक है ना। और लास्ट में अत्रेय आते हैं, आत्रेय एक्चुअल में आत्रेय मुनि बोले कि सबकी बात सुन के हाथ जोड़ के बोले भाई देखो 6 होते हैं, आपसे ये दिमाग में रख लेना, हम आपके सब भूल जाए। मधुरम, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, ठीक है ना। क्योंकि ये गुरु थे ना, लास्ट में इन्होंने, ये चेयर पर्सन होते थे, 4 लोग बैठ गया जो हाँ भाई बताओ कितने, लास्ट में फिर इनका डिसीजन ही मान्य होता है, ठीक है ना। तो मधुर, अंडा, लवण, कटु, तिक्त, कसाय इन्होंने बताया। इसको याद करना अपन कैसे याद करते थे, भसामा, हिरण्याक्ष, कुमार, व्यस्त, निधि का आतंक। भसामो कैसे अपन याद करते हैं, तो तुम लोगों को याद नहीं होगा, बट इससे दिमाग में बैठा है ना। भसामो, भस्मो कर लो, हिरण्याक्ष, कुमार, वयस्क, निधि। निधि में 2 चीजें, निमि और धमार्गव का सिकांकायन, आतंक मतलब आत्रेय। भसामो का, भस्मो मतलब है भद्रकाव्य, शाकुंतय, मौद्गल्य, पूर्णाक्ष, है ना। और हिरण्याक्ष 4 नंबर पे आ गए। कुमार, सिरा, भारद्वाज। वयस्क का मतलब वायुर्वृद। निधि का मतलब निमि और धामार्गव, का सिकांकायन, आतंक मतलब आत्रेय। अब ये आपको रस पता ही है कि भैया इनने 1 बोला, इनने 2 बोला, इनने 3 बोला, हिरण्याक्ष ने 4 बोला। 5 नंबर में कुमार है ना, कुमार सिरा। 6 नंबर पे है वायुर्विद, वयस्क। और 7 नंबर में है निमि। 8 में धामार्गव, कांकायन हो गए अनंत, और आतंक मतलब ये लास्ट में 6 इनका निर्णायक हो गया। ऐसे करके छोटे छोटे चीज बना दो ना। तो बसामा, हिरण्याक्ष, कुमार, व्यस्त, निमि का जैसे अपन नहीं हुए, वैसे सपत्र, कांडत्व, धान का पुष्प, मूल, साफ। होता क्या है कि आसव वाला पद पढ़ते थे, ठीक है ना। धमसत, धाय, मासा, कोप, सुशिष्ट, वो तो अलग है, ठीक है। हाँ तो मतलब इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं, एक शब्द अपन ने लिया, भस्म, हिरण्याक्ष, कुमार, व्यस्त, निधि का आतंक, खत्म कहानी, एक लाइन से। ऋतु के अनुसार रस की उत्पत्ति, भैया इसी क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं, दिमाग में रख लेना। के साथ पहले पढ़ लिए अपन, नहीं भी पढ़े तो कोई बात ही नहीं है, दिमाग में रख लेना। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वसहे, वर्षा, शरद, हेमंत क्रम से। तो शिवांगी, वसहे ये है। और रस जो उत्पन्न होते हैं 5, 6, 4, मतलब तिक्त, कसाय, कटु, 2, 3, 4, अम्ल, लवण, मधुर, ठीक है ना। कोडिंग है 1 से 6 तक जो होगा, तो इजी है याद करना। 5, 6, 4, 2, 3, 1। जैसे मान लीजिए चलो अगर इसका अपन पढ़ते 4, 5, 6 पढ़ते, है ना, मतलब कटु, तिक्त, कसाय, तो इन्होंने ऐसा नहीं किया, 5, 6, 4,
और वैसे क्या मधुरम लवण 1 2 3 आता, तो इधर उन्होंने क्या है 2 3 1, ठीक है ना। तो ऐसे करके है, इजी है याद करना, कोई ऐसा नहीं। क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है कि भाई बताओ किस ऋतु में कौन सा रस उत्पन्न होता है, ठीक है ना। चलो फिर आगे अपन बढ़ते हैं। तो रस और महाभूत का जो संबंध है ये अपन देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या आएगा, मधुर, इसको भी याद अपन ट्रिक से ही कर लेते हैं। जब प्रिया आज अग्नि आकाश धरा, अगर याद हो किसी को, है ना। हाँ, नहीं सबके फंडे होते याद करने के, है ना। तो देखो जब मधुर में उन्होंने जल और पृथ्वी बताया, तो जपे अपन ने इसको पढ़ा, है ना। सुश्रुत सारंग धर्म में वही इन्होंने क्रम बस बदल दिए हैं, उल्टा कर दिए हैं कि पृथ्वी और जल ऐसे आ गए, ठीक है ना। बाकी बहुत अंतर नहीं है। तो इसमें पृथ्वी और अग्नि को अपन ने ऐसे याद किया, प्रिया, जपे प्रिया, पृथ्वी और अग्नि। फिर इसके बाद लवण क्या होता है कि अग्नि और जल है, आज अग्नि और जल। नागार्जुन ने बोला उल्टा हो गया क्रम भैया, है ना, वैसे जैसे ऊपर था। अब इसके बाद कटु, देखो इसमें कटु तिक्त कसा में वात कॉमन रहेगा, सब में तीनों में वायु महाभूत कॉमन रहेगा, ठीक है ना। तो अपन को बस सिर्फ दूसरा वाला याद करना है। तो अपन ने याद किया अग्नि आकाश धरा, चरक और इसके अनुसार इसमें अग्नि आ गया, वायु कॉमन रहेगा सब में, ठीक है ना। तो वायु के साथ देखो अग्नि आकाश धरा अपने को याद करना है, अग्नि आकाश धरा। जपे प्रिया आज अग्नि आकाश धरा, वायु कॉमन रहेगा सबके साथ, ठीक है ना। मतलब इन दोनों के साथ अग्नि वायु आकाश धरा का मतलब पृथ्वी, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए कटु में क्या है, अब यहाँ थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना, शारंगर वाला थोड़ा वर्जन यहाँ आपको अलग मिलेगा। हाँ अपोजिट है जस्ट, है ना। तो वायु और अग्नि ने बताया, इन्होंने टीप लिया है तिक्त वाला, है ना, आकाश और वायु बता दिया, ठीक है ना। दूसरा फिर देखिए, मतलब नेक्स्ट में अपन तिक्त में चलते हैं। तिक्त वाला क्या है, वही अग्नि, मतलब जपे प्रिया आज अग्नि आकाश आ गया, इसमें अपन ने पढ़ा, वायु तो रहेगा इस सब में, वायु इसमें भी है, दिख रहे हो, वायु इसमें भी है। धरा का मतलब पृथ्वी, अग्नि आकाश धरा, समझ रहे हो ना मैं क्या करना चाह रहा हूँ। वायु कॉमन रहेगा तीनों में, अग्नि आकाश धरा इस क्रम से रहे, तो अग्नि तिक्त में कटु में आ जाएगा, आकाश तिक्त में, और धरा मतलब पृथ्वी जो हो जाएगा कसाय में आ जाएगी। इजी है आपका। इन्होंने भैया उल्टा कर दिया, देख रहे हो ना, वायु और अग्नि कर दिया है, मतलब ये कटु वाला इन्होंने डाल दिया है, ठीक है ना। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। देखो इनने कुछ नहीं किया है, शारंग ने क्या किया, कटु का तिक्त, तिक्त का कटु बना दिया है, ठीक है ना। ये बस दिमाग में रखना, रटने की जरूरत नहीं है, तो समझ लो। और कसाय वाला देख लीजिए, अपन ने आका इसमें धरा मतलब पृथ्वी रहेगा, सबने बोला। अब शारंगन ने भी वही बात बोली है, तो कोई टेंशन नहीं लेने का इसमें, है ना। आपको सिर्फ कटु तिक्त दिमाग में रखना है, शारंगधर वाला जो उल्टा पुल्टा हो रहा है, ठीक है ना। उन्होंने तिक्त को कटु, कटु को तिक्त बना दिया है, बाकी ठीक है। जपे प्रिया आज अग्नि आकाश धरा, सिंपल। फिर इसके बाद अपन चलते हैं रसों के गुण में जा जाइए। रस जानते हो 6 ही होते हैं। अब गुण बहुत ही इजी, देखो मधुर अम्ल लवण, इनका एक अलग ग्रुप बनेगा गुणों का, और कटु तिक्त कसाय का अलग बनेगा, ठीक है ना। तो मधुर अम्ल लवण में कॉमन गुण देख लीजिए क्या है, स्निग्ध गुण, मतलब स्निग्धता बढ़ाने वाला गुण है। और इधर कटु तिक्त कसाय में रुक्ष गुण कॉमन है, ठीक है ना, रूखापन बढ़ाएगा। बाकी चेंजेस हैं इसमें, ठीक है ना। स्निग्ध है तो शीत, देखिए मधुर जो है शीत होगा और गुरु होता है। अम्ल उष्ण लघु होगा, लेकिन लवण देख लो उष्ण होगा लेकिन गुरु होगा, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। जीएलजी है ना, गुरु लघु गुरु, है ना, गुरु लघु गुरु। अब स्निग्ध तो कॉमन ही रहेगा। मधुर शीत है, दोनों उष्ण है, इजी याद है करना हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह रुक्ष तो कॉमन है सब में, तीनों में।
अब देख लीजिए कि कटु भैया उष्ण होगा, बाकी दो इधर जो देखो उष्ण हो रहे थे तो इधर शीत हो रहा है, उल्टा जैसे, है ना। अब उसमें क्या था, जीएलजी था, इसमें एलएलजी है, लघु लघु गुरु। समझ में आ गया। स्निग्ध कॉमन, रुक्ष कॉमन, शीत उष्ण उष्ण, है ना, उष्ण शीत शीत, जीएलजी एलएलजी, ठीक है ना। इतना दिमाग में रखने का अपने को। इसके बाद चलते आहारोपयोगी क्रम है। 46/15 में आता है। सबसे पहले वो बोले कि मीठा खाओ, डेजर्ट वेजर्ट, है ना, शादी पार्टी में गए, चाउमीन चाट फुल्की नहीं खाने के पहले मीठा खाओ। यहाँ वो लोग बोले कि चलो मीठा बाद में खा लेते हैं, ना। आइसक्रीम तो खाने के बाद ही खाते हैं, है ही नहीं। चल, शुरुआत मधुर रस से करना चाहिए, सुश्रुत ने बोला, और मध्य में अपने को अम्ल लवण, पापड़ अचार चटनी चाट, जो भी फुल्की जो भी खाते हो, बीच वाली बात है ना। और लास्ट में फिर तुम्हारा क्या हो गया, कटु तिक्त कषाय रस का सेवन करना। इजी है ना, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, सिंपल है, शुरू में मध्य में अंत में, इसमें क्या है। चिकित्सा उपयोगी जो चिकित्सा उपयोगी क्रम है कि देखो, अगर आपको देखो वात का समन करना है, पित्त वात पित्त कफ का, तो किस क्रम से आप यूज करोगे। वात समन के लिए सबसे जो आदि में कौन सा, शुरू में रस कौन सा यूज करना चाहिए, लवण। तुम सोच के मधुरपन करते हैं, ऐसा नहीं है ना। फिर अम्ल, फिर मधुर, ठीक है। तो 3-2-1 कर सकते हो या LAM कर सकते हो, जैसे तुमको इजिली याद हो जाए, ठीक है ना। लैम कर सकते हो या 3-2-1 कर सकते हो। फिर पित्त वाले में देखिए, तिक्त मधुर कषाय, है ना, तीनों ही पित्त का समन करते हैं, लेकिन सबसे शुरुआत में अपन तिक्त, फिर मधुर, फिर कषाय। तो 5-1-6 कर सकते हैं अगर कोडिंग करना हो, या तिमक कर सकते हो, पटका से कटु भी हो सकता है, याद ये रखना है तुमको, है कि नहीं। फिर इसके बाद कफ के लिए जानते हो, कटु तिक्त कषाय, इसको क्या याद करोगे, तो वैसे याद हो जाएगा, कटु तिक्त कषाय, है ना। तो ये सिंपल है। फिर रसों की कोटि के अनुसार के रसों के गुण के अनुसार कोटि है। अब देख लो, इसमें ये पूछा जाएगा कि भैया ये बताओ सबसे ज्यादा रुक्ष स्निग्ध उष्ण कौन सा है, या सबसे कम कौन सा है, समझे। ऑर्डर पूछ सकते हैं आपसे। तो रुक्षता की अगर बात की जाएगी तो सबसे ज्यादा रुक्ष रस कौन सा है, कषाय है, फिर 2 नंबर में कटु है, 3 नंबर में तिक्त है, ठीक है ना। तो इसको भी अपन कोडिंग कर सकते हैं, या KUT 465, ठीक है ना, इसको रखना पड़ेगा। लेकिन स्निग्ध वाले देखिए, सबसे ज्यादा स्निग्ध अपन ने देखा था कि मधुर है, फिर अम्ल, इसको याद करना इजी था, मधुर अम्ल लवण सामान्य क्रम से 1 2 3। देखो इसमें 6 आ गए, सॉरी 6-4-5 होगा ना, 6-4-5 होगा ना। चलो ऐसा कर दो, ठीक है, तो उल्टा कर दो। नहीं नहीं ऐसा नहीं, वही 6-4-5 ही होगा। सर इसके बाद इसने इस बारे में 1 2 3 कर लो भाई, ये तो इजी है, इसको याद करने में क्या ही जाएगा। फिर उष्ण वाले में देखिए, लवण अम्ल और कटु, लैक वैसे होगा। तो इसमें क्या है तुम्हारा 3 नंबर पे कैसे कोड बनेगा उष्ण वाला, 3 2 और 4, 3 लवण 2 अम्ल और 4 कटु, ठीक है ना, ये वाला। और इसका इसका देखिए क्या है तुम्हारा। अब इसमें थोड़ा अंतर है, भाग बट चरक, इनका थोड़ा वर्जन उल्टा पुल्टा कर दिया है ना। सुश्रुत के अनुसार उन्होंने ये देख लीजिए क्या रहा कि शीत में क्या है, कषाय सबसे ज्यादा शीत बोला, लेकिन भाग बट चरक कहते हैं मधुर है, ठीक है ना। थोड़ा सा ये उल्टा हो गया, मतलब समझ रहे हो ना। मधुर की जगह कषाय, कषाय की जगह मधुर आ गया भाग बट चरक की जब बात आएगी। तो वैसे अगर 6 1 और 5, 615, इसको लेकिन जरूर ध्यान रखना, ये वाली बात है ना।
गुरु में देखिए मधुर, कसाय और लवण। भारीपन की अगर बात, सबसे ज्यादा भारी कौन सा होगा? मधुर, फिर कसाय और फिर लवण। मक्कल करके याद कर सकते हो, या 163। फिर इसके बाद आता है सबसे ज्यादा कि लघु सबसे कौन सा रस होता है। देखो जर वगैरह में अपन तिक्त रस का प्रयोग करते हैं ना ज्यादातर, क्योंकि लघु होता है। ज्वर की चिकित्सा में भी अपन लंघन कराना है ना। और जर वैसे ये ज्वरघ्न रस भी होता है तिक्त, ठीक है ना। तो इसमें देख लीजिए लघुता की बात करें तो तिक्त है, फिर कटु है, फिर अम्ल है। हाँ, स्तन निशोधक भी होता है। तो 5, 4 और 2, 5, 4, 2। अब इसको जैसे मोबाइल नंबर याद करते हो भाई, इसको रटना पड़ेगा थोड़ा सा सीक्वेंस में, क्योंकि तुमसे पूछा रह सकता है, चलिए भाई बताओ उष्णता वाला क्रम बताओ, शीत वाला क्रम बताओ, गुरु वाला क्रम बताओ, बेस्ट कौन सा है, वर्स्ट कौन सा है, उत्तम कौन सा है, अवर कौन सा है, ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसके बाद अपन चलते हैं, अपवाद हैं कुछ। हर चीज के अपवाद होते हैं, नियम के तो अपवाद होते ही हैं। तो देखो औदक और अनूप रस जो होता है, ये मांस, ये औदक और अनूप मांस मधुर होने पर भी उष्ण होता है। वैसे मधुर वाली चीजें क्या होनी चाहिए? शीत होनी चाहिए। लेकिन चूंकि एक्सेप्शन है औदक और अनूप, तो ये उष्ण होता है। आमल की जानते हो, आमली की खट्टा होता है ना, लेकिन फिर भी शीत वीर्य होता है, पित्त का शमन करता है। सेंधव लवण होने पर भी शीत, अगर सेंधा नमक जो होता है, लवण वैसे उष्ण होता है लेकिन शीत, मतलब अपने जो, मतलब ग्रुप से थोड़ा हट के इनके पीछे। पिपरी और रसोन देख लीजिए, ये कटु होता है। अब कटु वाली चीज देख लीजिए कैसा है, या तो रुक्ष होना चाहिए, लघु होना चाहिए, उल्टा है पूरा। स्निग्ध और गुरु है, ठीक है ना। और इसमें अर्क, अगरु और गुड़ची, मतलब आग, AAG, अर्क, अगरु और गुड़ची। ये तिक्त रस है। तिक्त होने के बावजूद, तिक्त वाली चीजें कैसी होती है? शीतल होनी चाहिए, लेकिन ये क्या है? उष्ण हो रहा है, ठीक है ना। अपन ने पढ़ा था ना कि पित्त वाला तिक्त मधुर कसाय, तिक्त श्रेष्ठ पित्त साम, ठीक है ना। तो यहाँ उष्ण है। अब इसके बाद चलते हैं हरितकी और बृहत पंचमूल जो होता है, ये कसायला होता है, इसके बावजूद भी ये क्या है? उष्ण होता है। वैसे शीत होना चाहिए, पर ये उष्ण वीर्य होता है, बृहत पंचमूल और हरितकी। सामक रस वाला तो सबको ही पता है, कोपक रस, वात सामक, मधुर, अम्ल, लवण, कसाय, तिक्त, मधुर, सबको पता ही होगा। कटु, तिक्त, कसाय, एक का याद कर लो, दूसरी तरफ वाला पता चल जाएगा तुमको। जो नहीं है वो कोपक रस है, ठीक है ना। ये तो सब पहले से पढ़े होंगे, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। अब मधुर का भैया उल्टा, वात सामक को उल्टा कर दोगे तो एक ये पूरा आ जाएगा तुम्हारे कप सामक। अब इसको बस दिमाग में रख लेना, तिक्त, मधुर, कसाय। अपवाद इसके भी हैं। अपवाद क्या कहते हैं? मधुर वैसे क्या होता है भैया? कफ वर्धक होता है, समझ रहे हो ना। किंतु कौन कौन सी चीजें मधुर होने के बावजूद भी कफ को नहीं बढ़ाती, बल्कि, है ना। तो इसमें क्या है? मधु है, मिश्री है, जांगल मांस रस है, पुराना चावल है, जौ है, गेहूं है, मूंग है, ठीक है ना। मधु मिश्रा जाओ पुराना, चाय गेहूं मूंग पकाओ। मधु मिश्रा जाओ पुराना, चावल गेहूं मूंग पकाओ, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा एक्सेप्शन वाले चीजें हैं, 6-7 चीजें जो एक्सेप्शन की आती हैं। मधु मिश्रा जाओ पुराना, चावल गेहूं मूंग पकाओ, ठीक है ना। अब इसके बाद अम्ल वाली चीजें जो देख लीजिए, अम्ल जानते हो ना, पित्त को बढ़ाएगा ऑलवेज, किंतु आंवला और दाड़िम, ये दो चीजें हैं, खट्टी होने के बावजूद भी पित्त का शमन करती हैं, ये याद रखिएगा, है ना।
फिर पीएससी 2014 का ये है कि तुम्हारा लवण जो है पित्तवर्धक होता है, नेत्र के लिए नुकसानदायक होता है। तो कौन सा लवण जो पित्तवर्धक नहीं है, तो आप याद रखिएगा सैंधव, नेत्र के लिए भी अच्छा होता है ना। शीतल होता है, शीत शिव बोलते हैं इसका प्रयोग, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। याद आ रहा है शीत शिव, शीत शिव, शीत शिव, ऐसा करके आता है। कटु, कटु बाई नेचर वातवर्धक होता है, वातवर्धक होता है और शुक्रनाशक होता है प्रॉपर्टीज की, सामान्य रूप से कटु रस की प्रॉपर्टी, है ना। अवृष्य रस होता है, किंतु सुंची और पिप्पली और रसून ये एक्सेप्शन द्रव्य है, समझ रहे हो ना। ये बात समझ कर आएंगे, मधुर विपाक टाइप का होता है। तो आरपी सिंह हो गए, आरपीएस, है ना। रसून पिप्पली सुंची मतलब ये बागी है अपने ग्रुप के, है ना, आरपीएस। फिर इसके बाद है तिक्तरस। तिक्तरस जो होता है वातवर्धक और शुक्रनाशक होता है। गुड़, अब इसके एक्सेप्शन क्या है, गुड़ची, पटोल और पटोल पत्र है, ठीक है ना। तो गुड्डू पटेल हो गए, क्या बोले, गुड्डू पटेल तिकड़मबाज यार शिवम, गुड्डू पटेल तिकड़मबाज चलो, किसी का नाम मत से बोल देना कि भैया बोले कि तो इसके बाद आता है कसाय। कसाय क्या होता है, शीत और स्तंभन गुण का होता है सामान्यतया, किंतु अपवाद क्या है जानते हो, हरित की है। हरित की विरेचक है शानदार, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा कुछ एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है ना एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इनको बिल्कुल गौर फरमाइएगा। इसके बाद ये चार्ट आपके समक्ष है, रसों के गुणकर्म, बहुत सारे डेटा इसमें है ना। तो पहले भी पढ़े होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, फिर पढ़ लोगे, है ना। अब देखो मधुर रस जो होता है आजीवन सात में रस होता है, जब रस आप पढ़ते हो बहुत डिटेल में तो बहुत फीचर्स आते हैं, ठीक है ना। तो इसमें गुण में देख लो यार, सरल सरल गुण है, स्निग्ध शीत गुरु, अम्ल वाला स्निग्ध उष्ण लघु, अपने पीछे पढ़ा था ना मधुर अम्ल लवण इनके गुण। स्निग्ध कॉमन, रुक्ष कॉमन, इसको क्या याद करिएगा, तुम पढ़ चुके हो गुण वाला है, पीछे पढ़े ना, वही है GLG LLG, है ना। अपने को कर्म पे फोकस करना है, दोष प्रभाव और अतिसेवन जन्य विकार। तो मधुर ब्रंगण होता है, बॉडी को मतलब शरीर को प्रमोट करता है, जीवन होता है जब समझ वाइटलाइजर, है ना। आयुष्य होता है, बल्य होता है, सृष्ट ऋणमूत्र मलमूत्र का प्रेरक होता है, और वर्ण होता है, ठीक है, वर्ण नहीं होता है, वर्ण। ब्रह्मण जीवन आयुष्य बल और सृष्ट ऋणमूत्र, वर्ण हटा दो, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए इसका दोष प्रभाव क्या आ रहा है, कफ कर है, जब सब जानते हो कफ को बढ़ाएगा। अब एक को याद कर लो तो दूसरा समझ में आ जाएगा, कफ को बढ़ाएगा तो घटाएगा किसको, वात पित्त को, ठीक है ना। इधर आगे इसको अब इसमें अति सेवन जन्य विकार क्या क्या रहा है देख लीजिए, अब सब याद करने की जरूरत नहीं है, इसको ये पूछेगा बिल्कुल। स्थल रुचि काश शीत ज्वर श्वास गलगंड गंड मादा, है ना, इनको थोड़ा दिमाग में रख सकते हो। अलसक याद रख सकते हो, स्लीपन सब कब वाली डिसीजेज है, प्रमेय कब वाली डिसीज है, प्रतिश्चाय कृमि, मीठी चीज खाओगे तो कीड़े ज्यादा पड़ते हैं, कफ जन्य रोग और अभिषंध वगैरह, ये सब इसमें आएंगे, ठीक है ना। स्लीपद अलसक कृमि गलगंड, ये थोड़ा दिमाग में रख लो, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं अम्ल वाला। अम्ल का कर्म देख लीजिए, इसमें तीन चीजें है ना, दीपन रोचन और पाचन, है ना, मतलब DPR है इसमें। DPR दो जगह, एक जगह और आएगा पूरा, है ना, DPR पूरा तिक्त में भी आ रहा है ना। दीपन पाचन रोचन, चलो। तो इसमें अदृश्य है,
अनुलोमक है, मनोबोध्यति, जानते हो ना, खट्टी चीज खाओगे तो बड़ा अच्छा लगता है ना, तो मन का बोधन कराता है। इंद्रियाणी दृढ़ीकरोति, इंद्रियों को दृढ़ करता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या कफ पित्त कर होता है, ये एक चीज याद कर लेनी, जैसे कफ कर था तो जैसे इसमें तुम बात हर पढ़ लोगे तो बाकी दो चीज पढ़ाएगा, एक चीज याद कर लेना, दूसरा समझ में आ जाएगा क्या उड़ा रहा है, ठीक है ना। अब ये क्या, रक्त विकार को ज्यादा सेवन करोगे, रक्त का डिसीज जो है उसको प्रमोट करेगा। सूत, पाक, दाह, कंडू, पांडु आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। दृष्टि मांद इंपॉर्टेंट है। रक्त पित्त, ज्यादा सेवन करने से रक्त पित्त हो सकता है ना, नाक से खून वगैरह का भी, खट्टी चीज ज्यादा खाओ तो ना भ्रम हो सकता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद लवण रस में आ जाओ। गुण तो ठीक है, क्लेदन, दीपन, पाचन, इसमें देखो दीपन पाचन है, रोचन नहीं आ रहा है, ठीक है ना। क्लेदन तो होगा, जहां जहां नमक जाएगा वहां वहां पानी आता है। छेदन भेदन तो जानते हो, शुक्रग्न है, इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, याद रखिएगा, अदृश्य है ये ना, शुक्रग्न है। अब ये क्या है, ये भी वातहर है, जैसे अम्ल वातहर था वैसे ये भी है। एक कप पित्त कर होगा लेकिन वात सामक। नपुंसकता कई बार पूछा गया है भैया, इसके सेवन करने से नपुंसकता होती है, तो लवणीय है। जैसे अपन पढ़ते हैं ना, 3 द्रव्य जिनका ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, पिपली, क्षार और लवण, है ना, उसमें खालित्य पालित्य भी है, जो ज्यादा नमक खाएंगे उनके बाल झड़ेंगे, पकेंगे जल्दी। रक्त पित्त इसमें भी आ रहा, तुम्हारे अम्ल में भी था। अम्ल पित्त खास है, इसमें ध्यान रखिएगा, क्योंकि अम्ल आता है तो लोगों का पहला रुझान जाएगा अम्ल रस की तरफ, लवण भूल जाएंगे, ठीक है, अम्ल पित्त। लेकिन यहाँ याद रखना कि लवण के ज्यादा सेवन करने से एसिडिटी होगी, अम्ल पित्त, ठीक है ना। स्किन डिसीजेज में देख लीजिए, विषर्प है, वात रक्त है, विचर्चिका है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुस्रावा, विचर्चिका, है ना। तो लवण रस के सेवन करने से वात रक्त भी है, विसर्प भी है, अम्ल पित्त भी है, ठीक है ना, विचर्चिका भी है, ये सब। फिर इसके बाद है कटु। कटु में देखिए, ये मुख शोधक रस होता है, कटु वाला चीज सेवन करो। दीपन पाचन, इन दोनों की प्रॉपर्टी दीपन पाचन है, और डीपी जो है इसमें भी है, डीपी जो था लवण में भी था, ठीक है ना। लेखन खास गुण है, ध्यान रखिएगा। तो लेखन प्रॉपर्टी आपको कटु में पाया जाएगा, ग्राही होता है, मल संग्राही होता है, और कृमिनाशक होता है, कृमिघ्न बोला गया, इसलिए कटु रस वाली चीजें सेवन कराते हैं कृमि के लिए। अपन पढ़ते हैं ना, जो 3 चिकित्सा होती है कृमि के, क्या, प्रकृति विघात, कटु प्रधान द्रव्य का सेवन करते हैं, है ना। तो इसमें ये क्या होता है, देख लीजिए, कफ हर है तो बाकी दो को भैया बढ़ा, पित्त को बढ़ाएगा, है ना। ज्यादा सेवन करने से नपुंसकता उत्पन्न होगी, नपुंसकता यहाँ पर भी आ गई, लवण में भी नपुंसकता आ गई थी, है ना। मूर्छा, भ्रम, दाह, दौर्बल्य, तृष्णा, ये सब तो बाकी चले गए। भ्रम देख लीजिए, बीच बीच में आया है कहीं और, है ना, अम्ल में आया था ना। चलो ठीक है, 3 जगह आता है, अम्ल में, कटु में, और तिक्त में भी आता है, यहाँ पे भ्रम। चलिए, तो तिक्त वाला क्या, रुक्ष शीत लघु है, दीपन पाचन, डीपीआर ये भी है तुम्हारा, ठीक है ना। तो डीपीआर तुम्हारे अम्ल और कटु, सॉरी तिक्त है। ये भी कृमिघ्न है, ज्वरग्न, वेरी इंपॉर्टेंट, सब क्वेश्चन पूछेंगे, ज्वरग्न है, विषग्न है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्तन शोधक रस है, ठीक है ना, तुम लोग पढ़े भी हो पीछे स्तन शोधक रस। और ये क्या करेगा, वात को बढ़ाएगा, यानी कि 2 का समन करेगा, यानी कफ और पित्त का शमन करेगा। धातु शोषक होता है ये, है ना। दौर्बल्य है, भ्रम है, मुख शोष, वेरी इंपॉर्टेंट, और वात व्याधि को तो बढ़ाएगा ही सही, क्योंकि वात कर है ना। इसके बाद एक छठा है कसाय, जो यहाँ पंक्ति से गायब, छोटू सा लिख लेना,
गुण तुम लोगों ने पढ़े लिए थे, कुछ इंपॉर्टेंट गुण जो कसाय के आते हैं वो लिख लेना। स्तंभन रोपण, स्तंभन रोपण, अवृष्य, अवृष्य ये भी है, और संधानी गुण तो जानते हो कसाय रस में होते हैं संधानी गुण। ये क्या करता है, वातकर होता है, जैसे ऊपर था सेम टू सेम ये भी है ना। दो शमकता मतलब तिक्त के जैसे ही है। इसके कुछ खास चीजें, मुख शोष ये भी कराएगा, कसैली चीज सेवन करते हो ना तो मुख सूख जाता है। इसमें हृदय शूल है, स्रोतोरोध करता है, स्रोतस में रुकावट उत्पन्न करता है, चूंकि स्तंभन कराता है ना। ये भी नपुंसकता और बात व्याधि उत्पन्न करता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। विपाक की भैया ये परिभाषा बहुत ही फेमस है ना। अष्टांग हृदय सूत्र 9, ये कभी भूलना मत, है ना। ये विपाक की मौलिक परिभाषा यहाँ पर आती है, ठीक है ना। जाठ ऋण अग्नि योगा तो रसांतरम रसानाम परिणामांते सा विपाक तस्मिता, ठीक है ना। तो जठराग्नि के संयोग के उपरांत, है ना, जो भोजन में पाचन होता है, ठीक है, रसांतर होता है और अंत में परिणाम होता है, उसकी वजह से विपाक उत्पन्न होता है। मधुर अम्ल कटु जो भी अपन नाम देते हैं, गुरु लघु, ऐसे विपाक बनते हैं। तो इसका परिभाषा मेन आपको रटने की जरूरत नहीं है, याद रखना है कि भैया दिया किसने है। अष्टांग हृदय सूत्र 9, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद है परिणाम लक्षणों विपाक, ये रस वैशेषिक देख रहे हो, छोटे छोटे परिभाषा जिगर रस वैशेषिक दे दिया। श्लेष लक्षणा गुणा, परिणाम लक्षणों विपाक, ऐसे करके छोटे। पाचन क्रिया के अंत में उत्पन्न विशिष्ट रस को क्या कहते हैं, विपाक कहते हैं। विपाक को निष्ठापाक भी कहा जाता है, चरक बोले है ना, निष्ठापाक, चरक में गया। प्रपाक आता है उसमें, प्रपाक आता है चरक में। विपाक के लिए प्रपाक शब्द चरक में निष्ठा सुश्रुत में आया, ठीक है। चलो इसमें इसको विपाक के भेद इजी जी है यार। आत्रेय संप्रदाय ने 3 बोले और इनने भैया 2 और 5 बोले। 5 कौन सा, वही महाभूत के आधार पर, ठीक है ना। सरल है याद करना। त्रिविध विपाकवाद देख लीजिए, मान्य है, मान्य दोनों है, त्रिविध और द्विविध ये भी मान्य है, ठीक है ना। या आत्रेय संप्रदाय वाले जो है 3 मानते हैं। आत्रेय संप्रदाय में जानते हो अग्निवेश, वाग्भट, पराशर, ये तीनों वैप करके, है ना। वाग्भट, अग्निवेश और पराशर ये 3 मानते हैं। ये मधुर अम्ल कटु ये 3 माना जाता है, ठीक है ना। और रस विपाक इसलिए कहा जाता है क्योंकि रस के आधार पर इसका निर्णय होता है। देखिए कैसे, मधुर विपाक जो होता है ये कफवर्धक है, अम्ल विपाक जो है पित्तवर्धक होता है, कटु विपाक जो है वातवर्धक होता है, यानी कि त्रिदोषवाद पर आधारित है, ठीक है। मधुर है कफवर्धक, अम्ल है पित्तवर्धक, कटु है वातवर्धक, ठीक है। तो जो विपाक होगा उसके हिसाब से दोष को प्रभावित करेगा, इसलिए इसे रस विपाक भी कहते हैं। रस विपाक ऐसे भी बोला जाता है कि मधुर और लवण का मधुर विपाक होगा, अम्ल का अम्ल विपाक होगा, कटुतिक्त कषाय का कटु विपाक होगा। समझ रहे हो ना, ना समझ में आए तो लिख लो। मधुर प्लस लवण का रस का कौन सा विपाक होगा, मधुर विपाक होगा। अम्ल रस का अम्लय विपाक होगा, और कटुतिक्त कषाय का कटु विपाक होगा। मतलब कोई पूछ ले कि बता भाई लवणों का कौन सा विपाक होगा, है ना, या तिक्त का कौन सा विपाक होगा, तो अपने दिमाग में रहना चाहिए कैसे विपाक निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं तो दिमाग रखे, इसे रस विपाकवाद भी कहते हैं और त्रिदोषवाद भी, मतलब ये त्रिदोषवाद पर बेस्ड है, ठीक है ना। अब द्विविध विपाकवाद भाई धर्मांतरी संप्रदाय वाले हैं, सुना दो
सुषुप्त नागार्जुन दो, सुना दो, ठीक है ना। तो दो कौन से हैं, ये गुण के आधार पे बताए, गुरु और लघु, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, गुण विपाकवाद या भूत विपाकवाद, स्पेशल नाम है। गुण तो दिमाग में आ जाएगा, पर भूत विपाकवाद चूंकि महाभूत के आधार पर है, ये देख लीजिए पंच महाभूत इसका आधार है। गुरु में जानते हो दो सबसे भारी चीजें महाभूतों, पृथ्वी और जल, शेष तीन आ जाएंगे वो लघु में, इसीलिए इसको भूत विपाकवाद भी बोलते हैं। तो अब तो समझ में आ गया होगा रस विपाकवाद किसने बताया, आत्रेय परंपरा के जो लोग, और धर्मेंद्र परंपरा वाले भैया 2 और 5 बताए। तो 2 का जो है नाम गुण जो है गुण विपाकवाद, भूत विपाकवाद, बेस्ड ऑन पंचमा, ठीक है ना। पंचविध विपाक का ध्यान रखिए, बहुत बार पूछा गया है कि किसने बताया है पंचविध विपाक। 5 प्रकार के विपाक जो महाभूतों के आधार पे बताया जाता है, आप, तेजस, वायु इत्यादि इत्यादि। तो इसका आपको संदर्भ याद रखना है, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण ये जो नाम है, ये जो चीजें हैं, सूत्र 46वें अध्याय में बताई। 46वां अध्याय इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है इस दृष्टिकोण से। तो सुश्रुत सूत्र 46 में पंचविध विपाकवाद आया हुआ है, और अष्टांग हृदय 9 में अपन ने भी पढ़ा कि विपाक की मौलिक परिभाषा है, ठीक है। और ये बताओ कहाँ का संदर्भ है, सर्वम द्रव्यम पांच भौतिकम अस्मिन अर्थे। चरक सूत्र 26, पीछे पढ़ आए हो लेकिन जरूरत नहीं। चलो वीर्य प्रकरण में आता है, पोटेंसी जो अपन देखते हैं द्रव्य की, ये न कुर्वन्ति तद वीर्यम, ये दोनों भैया एक जैसी परिभाषा दोनों सुश्रुत सूत्र 41 और चरक सूत्र 26 में आता है। मतलब औषधि जिससे कार्य करती है उसे क्या कहते हैं, वीर्य। जिस प्रॉपर्टी के द्वारा कार्य करती है उसे वीर्य कहते हैं। वीर्यम तु क्रियते ये नियत, ऐसा मतलब वही है जिनके द्वारा जो कार्य किया जाता है वो वीर्य कहलाता है। चरक सूत्र 26। अष्टांग संग्रह सूत्र 17 में भी आया है, गुरुवाद्या वीर्यम उच्चन्ते, गुण के आधार पर मिलता है गुरुवादी। शक्तिमंतो अतो अन्यथा, ध्यान रखना, शक्तिमंतो मतलब कार्य करने की शक्ति औषधि के द्वारा, ठीक है। तो अगर औषधि में वीर्य रहेगा तो वो शक्तिमान रहेगी, मतलब वो कार्य करेगी। अगर नहीं है तो निर्वीर्य अगर रहेगी तो वो काम नहीं करेगी अच्छे से, ठीक है ना। तो इसको पकड़ने के लिए शक्तिमंतो ऐसे दिमाग में रखना, ये जो आया है तुम्हारा सूत्र, मतलब अष्टांग संग्रह सूत्र 17 का है। और फिर वैशेषिक वाले क्यों पीछे रहे, उनने बोला कर्म लक्षणम वीर्यम, कर्म का लक्षण वीर्य, बिना वीर्य के कोई कर्म हो ही नहीं सकता। औषधि कर्म की बात कर रहे हैं। परिणाम लक्षणम विपाक, सही से कह रहे हो, बहुत छोटी छोटी इन्होंने चीज बोली हुई है, तो इसको मतलब याद करने में ज्यादा कठिन नहीं है ना। विश्लेष लक्षणा गुणा, परिणाम लक्षणम विपाक, कर्म लक्षणम। विपाक के इधर भेद उन्होंने बताया 3 प्रकार के विपाक। विपाक, अच्छा ये चार्ट यहाँ पर आप देख लीजिए, चार्ट है एक्चुअल में। त्रिविध या रस विपाकवाद ये सब पढ़ लिया आप लोग। त्रिविध या गुण विपाकवाद, भूत विपाकवाद, धन्वंतरी रिवीजन, पंचविध विपाक, धन्वंतरी संप्रदाय, ये विपन देख लिए। ये आप याद रखिए, वीरवाद वाला जो आता है, वीर के भेद यहाँ पर आते हैं एक्चुअल में, है ना। तो कर्म वीरवाद किसने माना है, नागार्जुन ने, क्योंकि कर्म लक्षणम वीर्यम बोला हुआ, देख रहे हो। तो नागार्जुन का कर्म हो गया। बहुवीरवाद जो है इंदु ने बोला, चरक और नागार्जुन ने भी इसको सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है ना। चरक और नागार्जुन डायरेक्ट नहीं बोला बट सपोर्ट किया है कि वीर बहुत सारे होते हैं। तो इंदु की बहू, वैसे इंदु की बहू नाची इंदु की बहू नाच, लेकिन मेन आपको अगर ये चूज करना तो इंदु ही चूज करना है भैया, इंदु की बहू, है ना। गुण वीरवाद जो है सुश्रुत और वाग्भट, तो वासु का गुण हो गया, वासु गुणवान हो गया, ठीक है। द्रव्य वीरवाद या चिंत्य अचिंत्य वाद जिसको बोला जाता है, इसके 2 नाम आते हैं, शिवदास सेन और एक वाग्भट भी आता है, ठीक है ना। शिवदास सेन जो है और वाग्भट चिंत्य अचिंत्य करते हैं।
पीएससी 2014 का क्वेश्चन है, शक्तिमात्र वीर्यवाद किसने बताया? ठीक है, तो चक्रपाणी जो है शक्तिमान है, शक्तिमान का चक्र इसने घुमाता था, यूं यूं बोल दो, शक्तिमान का चक्र। आज के लोग तो नहीं देखे होंगे, पहले जिनने शक्तिमान देखे हो लोग, तो लड़के तो भैया छत में चक्कर चक्कर करते थे, कूद जाते थे वे नीचे, बोले हम ही शक्तिमान हो गए। वीडियो गेम है भैया, लोग जो खासकर जो कम उम्र के बच्चे रहते बहुत इन्फ्लुएंस होते है ना। अभी कोई हुआ था ना अभी केस के, दिल्ली में 2-3 लड़कियां कूद गई थी ऐसा कर, ऐसा हुआ। इसलिए बच्चों को कम उम्र में ये सब चीजों से दूर रखना चाहिए, है ना। वीर की संख्या जो है, अष्टविध वीरवादी आ गए, देखो भैया 8 वीर जो है गुण के आधार पे बताया जाता है। चरक, सुश्रुत, वाग्भट तीनों आचार्यों ने बोला हुआ है। इसमें गुरु का अपोजिट लघु, शीत का अपोजिट उष्ण, स्निग्ध का रुक्ष, मृदु का तीक्ष्ण। इसको गम्स करके याद कर लेना, अपोजिट पे हो जाएगा, समझ रहे ना। गुम्स या गम्स, GUMS, गुरु, लघु, उष्ण, शीत, है ना, मृदु, तीक्ष्ण, S फॉर स्निग्ध, रुक्ष। ठीक है, इसको ऐसे याद करना इजी रहेगा, GUMS एंड अपोजिट। द्विविध वीरपादी भैया यही चरक, सुश्रुत, वाग्भट तीनों। शीत और उष्ण इन्होंने बताया है 2 प्रकार के विभाग, जो सब ज्यादा चलता भी है ना, क्योंकि सृष्टि उन्होंने बताया कि आग्नेय और सौम्य ही है, 2 ही चीज है। इसलिए या तो कोई चीज ठंडा होगा, ठंडी तासीर, या गर्म तासीर, इसके अलावा नहीं, है ना। 15 वाले वीर किसने बताया? महान निमि, मैंने 15N। 15 किसने बताया? निमि ने बताया। और असंख्य जो है, जब कुछ न समझ में आए तो असंख्य बोलो। तो ये असंख्य भैया नागार्जुन का है, नागार्जुन के असंख्य कर्म है। नागार्जुन के असंख्य कर्म, मतलब कर्मवीरवाद बोला और असंख्य बोला। अब देखो, रसोपलब्धि किससे होती है? जिह्वा में जब कोई द्रव्य का निपात होगा, टच करेगा। विपाक की उपलब्धि क्या होती है? कर्मनिष्ठा से होती है, अनुमान से होती है, कर्म के आधार पे होता है। कोई चीज खाए और तुमको समझ में आया कि यार इसका प्रभाव क्या, गुरु है कि लघु है कि कैसा है ना। तो ये किस प्रमाण से इसको जाना जाएगा? अनुमान से इसको किए है। ठीक है, और ये ऊपर वाला किससे रहेगा? ये प्रत्यक्ष से रहेगा। नीचे आता है वीर्य। वीर्य के याद रखिए, निपात और अधिवास दोनों से है, ठीक है ना। विपाक की उपलब्धि अधिवास से, अधिवास मतलब यहाँ अधिवास भी लिख लेना, कंफ्यूज ना हो जाए। और ये जो है दोनों से होता है वीर्य की उपलब्धि, ठीक है ना। अब नीचे भी लिया वो लिखा हुआ है, देख लो। प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुमान प्रमाण से अधिवास, है ना, ये तुम्हारा। और निपात अधिवास की जो क्रिया जो है प्रत्यक्ष अनुमान दोनों से होगी। एग्जाम्पल याद रखिएगा, निपात से मिर्ची का भी खाते हो, मरीच टच करते ही पता चल जाता है भैया क्या है, तीक्ष्ण, है ना। आनूप मांस जो है, जस सेवन करोगे पता नहीं चलेगा, लेकिन जब बाद में इसका अनुमान किया जाता है कि शरीर में इसका क्या इफेक्ट हो रहा है। और मरीच जो है, मरीच का दोनों में गुण आ रहा है, ठीक है ना। निपात दिवास दोनों टाइप में, वीर्य इसमें आ जाएगा, वीर्य। इसके बाद ये चार्ट देख लो, इजी है ये। इसमें कर्ता, करण और युक्ति, है ना। विश्वसत में अपन पढ़ रहे थे, तो वैद्य और रस करके आया हुआ था, है ना। तो यहाँ देख लिया, आयुर्वेद में जो सर्वमान्य है कि कर्ता किसको बोला गया? चिकित्सा कर्ता तो वैद्य ही है, लेकिन करेगा किससे? मतलब करण जो बोला गया, करण का मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है, साधन। तो भेषक क्या करता है? चिकित्सा करता है। किससे करता है? भेषक नहीं है, यहाँ पर लिख लेना भेषज।
मतलब औषधि से। और युक्ति प्रमाण है, क्योंकि प्रमाणों के आधार पे सारी नहीं नहीं, कर्ता देखो आयुर्वेद में क्या होता है, कर्ता कर्ण और युक्ति, तीन चीजें अपन ध्यान में रखना है ना। तो प्रमाण सही तुम कह रही हो, क्योंकि वैद्य के लिए कौन सा उपयोगी प्रमाण होता है, वो युक्ति होता है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा देख लो द्रव्य गुण में, वैद्य की जगह कौन आ गया भैया, द्रव्य आ गया है, क्योंकि अपन द्रव्य गुण में द्रव्य वगैरह की बात करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर औषधि, औषधि कैसे काम करती है, वीर्य से काम करती है, तो यहाँ वीर्य आ गया। और इसमें जो है युक्ति जो है, इसमें गुण की बात हो रही है, प्रमाण नहीं ना। युक्ति काहे की लगाओगे, गुण की, जो कि देखो द्रव्य गुण में आप कैसे युक्ति करते हो, लघु है, गुरु है, कि क्या दोष है, उसके आधार पे रहेगा। इसमें अपन प्रमाण की युक्ति करते हैं, वैद्य सारी चीज का परीक्षण करता है ना, योजना करेगा कि भैया कैसे कैसे अपन इसको ठीक करें। अब इसमें सुश्रुत में सिर्फ दो का ही बात उन्होंने करी है, कर्ता और करण, ये याद रखिएगा, दो ही बताया सुश्रुत। कर्ता तो एज यूजुअल वैद्य ही है, और करण में उन्होंने औषधि ना बता के रस बता दिया। तो भैया याद रखना कि सुश्रुत और आयुर्वेद और द्रव्य गुण में क्या क्या अंतर है। भेषक भेषज प्रमाण, द्रव्य वीर्य गुण, और वैद्य और रस, ठीक है ना। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। वीर संक्रांति किसे कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है वीर संक्रांति। जब कोई द्रव्य द्रव विशेष में, है ना, जब कोई द्रव्य द्रव विशेष में पाक करते हैं, तब अग्नि संयोग से द्रव्य में विलीयमान वीर्य द्रव्य को छोड़कर आ जाता है, इस क्रिया को वीर्य संक्रांति कहते हैं। अब जैसे काढ़ा बनाते किसी चीज का, है ना, जब काढ़ा बनाते हो पानी में डाल के एक विशेष अनुपात में, तो जब अग्नि का संयोग होगा तो उसमें जो औषधि में वीर्य छुपा हुआ है, अग्नि संयोग होगा तो उस औषधि को छोड़ के पानी में आ जाएगा, ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं, संक्रांति, वीर्य संक्रांति। वीर्य जो औषधि में था वो कहाँ गया, पानी में। जब काढ़ा जब बनाते हैं तो भैया उसको छान के दे देते हैं, पानी में चली गई दवाई, ये नहीं कि वो उसको भी बोले हाँ ये गटक लो, ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं वीर्य संक्रांति, ठीक है ना। तो देखो इंसान कितना चालू है, क्वाथ बनाना सीख गया। सोचो अगर क्वाथ नहीं बनाया होता तो बहुत सी दिक्कतें रहती। उसको उसने ये समझा होगा कि हम जो दवाई पाउडर बना बना के खिला रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है इसमें, बहुत से लोगों को नुकसान भी करता है, वो पैलेटेबल भी नहीं हो सकता है, बहुत सी दिक्कतें हो सकती है, गुरुता लघुता वाली भी बात आ जाती है उसमें, है ना। तो उनने क्या पहले बहुत दिन सोचा होगा यार, आग जब उन्होंने सीखा होगा तो यार पानी और आग का कॉम्बिनेशन कर उन्होंने डाला होगा, यार देखो इसमें क्या होता है ना। फिर बहुत दिन बाद सीखे होंगे, अच्छा ये दवाई मतलब पाउडर देने जरूरत नहीं है, इसी में काम हो जाएगा, हल्का भी रहेगा, पीना भी आसान है कि नहीं। तो ये मतलब ये समझ लीजिए जो विजडम डेवलप हुई है, ये हजारों साल की बात है, एक दिन का नहीं, ठीक है ना। ये धीरे धीरे करके ये चीजें आई होंगी। तो पहले तो इतना एआई वाई टाइप का जमाना भी नहीं था भाई, या लोग दूर दराज को पता ही नहीं था कैसे काम करना है। दवाई अगर किसी को मिल भी जाए, मान लो संजीवनी मिल गई किसी, अब उसको पता ही नहीं कि यूज कैसे करना है, क्या कर लोगे, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है वीर्य संक्रांति। वीर्य संक्रांति की व्याख्या किस महाशय ने करी है, याद रखिए, निश्चल करने की, निश्चल करने की। गतरस एक टर्म आता है, पढ़ा होगा, गतरस हो जाते हैं ना, वीर्य के अपकर्षण से द्रव्य गतरस हो जाता है, वीरहीन हो जाता है। गतरस का मतलब दवाई के जो पोटेंशियल थी निकल गई है, बचे क्या है, कुछ नहीं बचा। जैसे होता है ना आम अपन चूस ले गुठली गुठली बचे तो क्या है, मतलब वैसे हो गए वीरहीन। वीरहीन का ही मतलब गतरस हो गया। द्रव्यों के गतरसत्व ही वीर संक्रांति का लक्षण है। मतलब हीन वीर्य वीरहीन हो गया तो मतलब वो वीर संक्रांति सक्सेसफुल हो गई। चरक द्वारा च्यवनप्राश के प्रसंग में ये संदर्भ आता है कि जब आंवला तुम उबालते हो, गतरसत्व होता है, बहुत सारे काढ़ा उड़ा जो अपन बनाते हैं ना, द्रव्य प्राय चौथे भाग में गतरस हो जाता है, ठीक है, चौथे भाग में गतरस हो जाता है, इसलिए क्वाथार जल का चतुर्थांश शेष रखते हैं। तो
1/4 अपन बचाते हैं उसको, क्योंकि इतना इसलिए होता है पाक करते करते 1/4 बचना चाहिए। इतना जब आ जाएगा तो मान लो कि अब गतरस हो गया, छान के अपन यूज कर, है ना। तो जो अवशेष की जो कंसेप्ट आता है उसका कंसेप्ट ही ये है कि कहीं पर आधा भी आता है, तो आधा अवशेष पाक करते हैं, कहीं पर 1/4 पाक करते हैं। तो अब डिपेंड करता है औषधियों में भी कि भैया कौन सी औषधि कितने उसमें गतरस हो जाएगी, है ना। वीर्य प्रधानता वाली चीजें हैं, देख लीजिए यहाँ पर आ गया आपका चार्ट बना हुआ है। बृहद पंचमूल में कसाय तिक्त रस होता है, और उष्ण वीर्य के कारण ये कैसा होता है, वात सामक होता है। वैसे कसाय तिक्त वाली चीजें वातवर्धक होती हैं, अगर आपको पता हो तो, है ना। लेकिन यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है, वीर्य, उष्ण वीर्य, उष्ण वीर्य की वजह से वात सामक, एक तरीके से एक्सेप्शन है, ये टाइप के चलते हैं ना। पलांडु का कटुरस होता है। अब कटुरस होने की वजह से, कटुरस से क्या होना चाहिए, वातवर्धक होना चाहिए, होना चाहिए ना, पीछे पढ़ के आ रहे हो। लेकिन याद रखिएगा पलांडु में स्निग्ध वीर्य होता है, जिसकी वजह से वात सामक होगा। ऐसे रीजन में भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, है ना। कुल्थी का देख लीजिए, ये भी कसैला है, ये भी वात बढ़ाना चाहिए, लेकिन यह भी स्निग्ध वीर्य होने से वात सामक हो गया। तो 3 वात सामक वाली चीज देखिए अपन, बृहद पंचमूल, पलांडु, कुल्थी, है ना। तो लेकिन बृहद पंचमूल के वात सामकता का आधार क्या है, उष्ण वीर्य, और इन दो का स्निग्ध वीर्य, ठीक है ना। इक्षु रस देखो, ये मधुर रस वाला होता है, लेकिन मधुर रस होने से वात का समन करना चाहिए, है ना, सामान्य जो अपन तर्क होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि शीत वीर्य होने की वजह से ये वात को बढ़ाने वाला होता है। हाँ, ये सब वीर से काम करता है। एक्चुअल में क्या है, ये सब एग्जाम्पल से बताया जा रहा है कि रस आप भूल जाओ, मेन खिलाड़ी वीर, ठीक है ना। फिर पिप्पली आ गया, तो पिप्पली भैया कटुरस होता है, भले कटुरस होता है, लेकिन मृदु शीत वीर्य होने की वजह से पित्त सामक होता है, ठीक है ना। आमलक देख लीजिए, आमलक का रस क्या है, अम्ल होता है, लेकिन यह भी मृदु शीत वीर्य होने से पित्त शामक होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि आंवला जो है पित्त शामकता का आधार क्या है, मृदु शीत वीर्य होना। सैंधव देख लो, अपन पढ़ ही रहे थे, पित्त शामक होता है, ये भी मृदु शीत वीर्य होने की वजह से पित्त शामक होता है। वैसे लवणीय है सैंधव। कैथा या कपित्थ जो है ये अम्ल रस का होता है, लेकिन रुक्ष वीर्य, अम्ल वाला चीज वात समन करना चाहिए, और जो ये रुक्ष वीर्य होने की वजह से क्या कर रहा है, ये मतलब ये कफ को बढ़ाने वाला होना चाहिए, अम्ल वाली चीज है ना। लेकिन ये क्या कर रहा है, रुक्ष वीर्य होने की वजह से कफ का समन कर रहा है। अब मधु आ गया, सबसे फेमस तो मधु है, ये देख लो, मधुर रस होता है, किंतु रुक्ष वीर्य होने की वजह से ये कफ सामक होगा। तो जो हम पढ़ते हैं कि मधु जो है वो प्रमेय में नहीं देना चाहिए, एक्चुअली मधुमेह की बात थोड़ा करें तो अपन वो चलता भी है, लेकिन कफज प्रमेय की जब बात करें वहां पर मधुमेह को प्रयोग कर सकते हैं। तो मधुमेह वैसे भी 20 टाइप के होते हैं, तो सब ज्यादा तो कफजे वाले तुम्हारे, तो वहां अपन रैशनली यूज कर सकते हैं, है ना। 10, 6, 4, 20 प्रकार के प्रबंध। प्रभाव प्रकरण आ गया तुम्हारा, ठीक है ना। प्रभाव छोटा सा है, देख लो कितना हो गया टाइम, अभी नहीं हुआ भाई, 5 मिनट प्रभाव खत्म हो जाएगा, क्योंकि आखिरी जो कल वाली क्लास होगी लास्ट, कल अपने को समाप्त ही करना है, तो बहुत सारा है मतलब है। हाँ तो छुट्टी है तो सभी के लिए छुट्टी रहेगी ना, क्या कर सकते, 3 घंटे क्लास ले ले, क्या बुरा लंबा निकल जाए। कल तो नहीं है ना छुट्टी, कल नहीं, परसों से होगी छुट्टी, और तुम्हारे लिए तो भैया छुट्टी है ही नहीं है, तो भूल जाओ छुट्टी तुम्हारी, है ना। एक दिन छुट्टी मनाओगे, 1 हफ्ते पीछे जाओगे, ध्यान में रख लेना। और एक चीज और यार, रिकॉर्डिंग वाला जो कुछ इशू आ रहा है कुछ लोगों को, तो इस चीज को हमने बड़ी गंभीरता से लेना शुरू ये किया है कि
एक अपन ग्रुप बना लेंगे टेलीग्राम वाले, हमारे में रिकॉर्डिंग का आ जाता है तो मैं उसको डाउनलोड करके उसमें डाल दूंगा। तो जिनको मतलब ये ना मत बोल देना कि शुरू से हमने क्लास नहीं ली है, नहीं तो 100 लगभग क्लासेस हैं तो उसको डाउनलोड करने में बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो वैसे अगर बोलते जाओगे तो हम उसमें डाल देंगे, तुम लोगों का हो जाएगा, ठीक है। तो ये बता देना, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। मतलब जिसने 100 क्लास नहीं लिए तो मतलब बड़ी दिक्कत है ना, उसका हम क्या करेंगे अपन। फिर भी हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो जाए, क्योंकि उसमें समस्या सबकी आ रही है। लेकिन वैसे चाहो तो 100-150 तो लग रहा है, एक आध महीने जो जो तुमने नहीं किया आपने पूरा कंप्लीट कर लो, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि टेलीग्राम में आ जाएंगे, उसमें थोड़ा हमको एफर्ट करना पड़ेगा, डाउनलोड करके डालेंगे, है ना। हाँ, तो जो लोग रेगुलर ले रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बाकी अगर मान लो कुछ क्लासेस होंगी तो बता देंगे। चलो, प्रभाव क्या रसवीर विपाकानंद सामान्य यत्र लक्ष्यते विशेषता कर्मणाम से प्रभाव तस्य स्मृता। अब क्या होता है कि रसवीर विपाकानंद सामान्य में यत्र लक्ष्यते, मतलब कोई चीज है कि जिसका रसवीर विपाक है ना, दो द्रव्य हो गए जिनके रसवीर विपाक एक जैसे हैं, ठीक है, लेकिन उनके कर्म में अंतर आ रही। तो ये कर्म में अंतर किस वजह से होगा? प्रभाव की वजह से, ठीक है ना। तो रसादि साथ में यद कर्म विशिष्टम तद प्रभाव, रस आदि के समान होने पर भी जो यद कर्म विशिष्टम, जो विशिष्ट कर्म होता है उसे क्या कहते हैं? प्रभाव कहते हैं। अब इनके रेफरेंस जरूर याद करना, संग्रह सूत्र 17 और हृदय सूत्र 9 का है। सर्वातिशायी द्रव्य स्वभाव, यानी द्रव्य का स्वभाव जो सर्वातिशायी है। सर्वातिशायी के मतलब जो रस गुण वीर्य विपाक के ऊपर भी डोमिनेंट, सबको मतलब दबा के जो काम करता है ना। ये संग्रह ने बोला है सर्वातिशायी, एक टर्म पकड़ लेना, याद करना, पूरा याद करना जो ये तुमको ये डिकोड करने का रहता है कि भाई अगर कोई चीज है तो कैसे पता करेंगे कि है ना। तो सर्वातिशायी संग्रह का है ना। और रसादि साथ में कर्म विशिष्टम, ये भी संग्रह और हृदय दोनों में आता है। प्रभावजन्य विशिष्ट कर्म का आधार देखो, समान प्रत्यारब्ध और विचित्र प्रत्यारब्ध दो चीजें आती है ना। सामान्य प्रत्यारब्ध का क्या मतलब होता है? जैसे रस गुण के अनुसार अपन लॉजिक निकाल लेते हैं, जैसे मान के चलो कि मधुर अम्ल लवण कोई चीज है तो बात का संबंध करेगा, सामान्य है। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, जैसे अपवाद में अपन बहुत सारी चीज पढ़ के आ रहे हैं ना, वो विचित्र प्रत्यारब्ध, ठीक है ना। तो ये सामान्य और विचित्र प्रत्यारब्ध के आपके समक्ष बहुत सारे उदाहरण रखे गए हैं, इनको आपको कंठस्थ करना है। तो सबसे पहला है गोधूम, आ गया गेहूं, सामान्य प्रत्यारब्ध से कर्म करता है। इसका गुण देख लीजिए कि मधुर रस होता है, तो ये मधुर रस जाहिर सी बात है कि वातर का कर्म करेगा। यव लेकिन विचित्र प्रत्यारब्ध होता है, विचित्र प्रत्यारब्धता से कर्म करता है मधुर रस होने के बावजूद भी, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा? बात को बढ़ाएगा, ठीक है ना, बात कर है। और दुग्ध देख लीजिए, समान प्रत्यारब्ध से कर्म करता है, मधुर रस होगा तो शीतवीर्य है। लेकिन भैया मछली आ गई, ये विचित्र प्रत्यारब्ध से कर्म करेगा, मधुर रस होने के बावजूद भी उष्ण वीर्य है। मधुर रस वाली चीज जैसे स्वीत वीर्य होना चाहिए, है ना। घृत आ गया तुम्हारा, याद रखिए किससे कर्म करता है? दीपन कर्म का आधार क्या है? घृत के, घृत दीपन होता है सब जानते हैं, लेकिन क्यों दीपन होता है? विचित्र प्रत्यारब्धता इसके पीछे, है ना। शीत वीर्य होने के बावजूद भी ये दीपन कर्म करता है, क्यों? विचित्र प्रत्यारब्धता है, ठीक है ना। वसा हो गया, ये भी विचित्र प्रत्यारब्ध है। ये उष्ण वीर्य भले है ना, वीर से काम नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी अग्निमांद करेगा, अग्नि साधन करेगा। अग्नि साधन मतलब अग्निमान, वैसे उष्ण वीर्य वाली चीज अग्नि बढ़ानी चाहिए। फिर मूंग आ गया तुम्हारा, ये भी विचित्र प्रत्यारब्ध है। ये कटु विपाक होने के बावजूद भी पित्त शामक है, उसे कटु विपाक वाली चीजें पित्त बढ़ानी चाहिए, ठीक है ना। मांस हो गया, ये भी विचित्र प्रत्यारब्ध है, जानते हो कि मधुर विपाक होता है लेकिन भैया पित्त बढ़ाता है ये, है ना। और लास्ट में आता है तुम्हारा हरित की, यह भी उष्ण वीर्य है, इसका आधार है विचित्र प्रत्यारब्धता। कसाय रस भले है लेकिन ये उष्ण वीर्य है, कसाय रस होने की वजह से शीत वीर्य होना चाहिए,
तो ये जो विचित्र प्रत्यारब्धता की एग्जाम्पल है ना, इनको ध्यान में रखने का। यव हो गया, मत्स्य हो गया, घी हो गया, वसा हो गया, मूंग हो गया, मांस हो गया, हरीकी हो गई, ये सब विचित्र प्रत्यारब्धता की एग्जाम्पल। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर अपन कल कोशिश करेंगे मैक्स टू मैक्स हो जाए, है ना। और इस वाले सैटरडे में तो तुम लोगों को जानकारी मिल ही गई होगी।